चलिए आज कल वाला जो टॉपिक था, बहुत सारे लोग आज नए हैं। हमारे कई लोग दिल्ली से और पटना, बिहार से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम आपका इस लेक्चर सीरीज़ में खैर मकदम करते हैं। और कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का, जिसको आज हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। अभी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है यस। सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिलहाल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। चेंज हो भी हो गई रही है? सर स्क्रीन। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज भी हो रही है। और अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो बड़ा दिख रहा है अभी? नहीं सर, बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन सर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अगर उस क्लिक पे क्लिक कर देते हैं ना, तो वो छोटा हाँ, बड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और इसको अभी चेंज हो रही है ना स्क्रीन? हाँ, चेंज भी हो रही है और बहुत क्लियर अच्छे से दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है एकदम ठीक है, ठीक पूरा है, दिख ठीक है। रहा है सर। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। इसमें हम कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे और जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आज की तारीख में हैं, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सामना करना पड़ता है, उनका बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें हम खुद भी मुलव्विस हो सकते हैं, हम खुद भी उसके शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर से ऐसे डॉक्टर्स जो लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, उनका काम ही ऐसा है बैठने का और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो डॉक्टर खुद लाइफ़स्टाइल का भी शिकार हो जाते हैं। हालाँकि वो दूसरों का इलाज कर रहे होते हैं, दूसरों को परहेज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर पाते अपनी मशगूलियत की वजह से, तो हम उस पर भी थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, एक बात कल भी हमने यहाँ ज़िक्र की थी कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो सब के सब यूनानी अद्वियात से, यूनानी दवाओं से बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। हम अगर सिर्फ इसी फील्ड पर काम करने लगें और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में भी एक-एक फील्ड को पकड़ के उस पर काम करने लगें, तो बहुत अच्छा स्कोप हमारे पास है। क्योंकि हम कोशिश ऐसे करें, यूनानी को अगर आपको आगे बढ़ाना है, यूनानी को अगर लोगों तक पहुँचाना है, समाज में उसकी इज़्ज़त को बढ़ाना है, तो हम कोशिश ये करें कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो एलोपैथिक में ट्रीटेबल नहीं हैं, जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं है, आप उनको पकड़िए और उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। बाकी जहाँ तक भी हो सकता है, हम आपकी पूरी उसके अंदर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। इस तरह से हम अपने यूनानी सिस्टम को ही नहीं बल्कि हम इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं और एक जो जज़्बा है वो भी हमारे अंदर पैदा होगा। जब मरीज़ हमारा ठीक होता है तो आहिस्ता-आहिस्ता मकबूलियत भी बढ़ती है, आपकी भी इज़्ज़त बढ़ती है और लोगों के अंदर एक चर्चा बढ़ जाती है कि हाँ साहब, डायबिटीज़ का इलाज हमने वहाँ से कराया और या हाइपोथायराइडिज़्म का हमने इलाज कराया, फैटी लिवर का हमने इलाज कराया, यूनानी दवाइयों से ठीक हो गया। तो इससे आपकी एक अपने इलाके में, अपने आसपास में एक अलग से पहचान बनेगी। तो थोड़ा-सा अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप अपने नोट करते जाएँ सवालात, बाद में हम सवालात को लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके चलते हैं। देखिए, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं जो डिस्कस किए गए हैं, जिसके अंदर इस तरह के लाइफ़स्टाइल जो भी हमारे सामने है, आपको स्लाइड सामने दिख रही होगी। तो जो फैटी लिवर या हाइपरलिपिडीमिया, जितने भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, उसको हमें देखना ज़रूरी है और वहाँ से ही हम चीज़ को समझ सकते हैं। ये सारे नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से, जिसमें फैटी लिवर, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज़्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, पीसीओडी, बल्की यूट्रस, हाइपरटेंशन, नोज़ ब्लॉकिंग, स्नीज़िंग, हाइपोमेनोरिया। ये इतने तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं और अगर हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ना चाहें तो
जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन हाइपोथायरॉयडिज्म भले ही उसमें ना हो, लेकिन उसको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा हो, बालों का झड़ना, ये भी लाइफ स्टाइल में ही आएगा। इसी तरह से जो स्नीजिंग का जिक्र मैंने किया है, आमतौर से मरीज नाक बंद होने की शिकायत करते हैं कि जब डॉक्टर साहब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी नाक बंद हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी एंटी हिस्टामिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप बहुत सिंपल सा चीज़ बताऊंगा इसमें, जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी मरीज के नाक को आसानी से खोल सकते हैं, आप स्नीजिंग को ठीक कर सकते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल इतने सारे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा उस पर खाने पीने पर ध्यान देंगे, उसके असबाब इतना ज़रूरी है जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उस पर हम बात करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारे सामने ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि फैटी लिवर है। बहुत सारे मरीज हमारे पास ये कहकर आते हैं कि साहब हमें सिर्फ सोनोग्राफी लेके आएगा मरीज के, फैटी लिवर की उसकी कंप्लेंट उसमें होती है सिर्फ सोनोग्राफी के अंदर। हालांकि मरीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा अलामात उसमें नहीं पाई जाती। जो ग्रेड 1 होता है फैटी लिवर ग्रेड 1, बस सिर्फ अलामात ये आती हैं अक्सर के डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ तो हजम नहीं होता, मुझे भूख कम लगती है। ये चीज जहन में रखने वाली है कि फैटी लिवर जो पैदा हो रहा है वो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी ग़िज़ा जब हम खाते हैं, मैं आपको इसको एक स्लाइड आगे ले जाके दिखाता हूँ। ये वाली स्लाइड देखिए। जब जिगर के अंदर सोए मिजाज बारिद हो जाता है तो ब्रूदत की वजह से जो अखलात हैं वो तब्दील हो जाते हैं और बलगमी खिल्त का जिस्म के अंदर गलबा होने लगता है। यहाँ से हमने शुरू किया था कि कोई भी ग़िज़ा जब इस्तेमाल की जाती है, अगर वो ग़िज़ा की बेअतदाली की वजह से बहुत सारी बेअतदालियाँ हो सकती हैं, उसका हम अभी तफसीली ज़िक्र करेंगे। यहाँ सिर्फ सिंपल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग़िज़ा अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में खाई या ग़िज़ा का इस्तेमाल, कई ग़िज़ाएँ एक साथ इस्तेमाल की गई तो उससे मैदे के अंदर सोए मिजाज बारिद पैदा होता है। ये मिसाल दी थी आपको कि अगर मैदे के अंदर सोए मिजाज बारिद हो जाए, कैसे होगा वो, उसको भी हम अभी जिक्र करेंगे। सिंपल सा एक मिसाल से ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन का मैदा कोई भी चीज हजम करने के लिए जो एक मखसूस मिकदार होती है, मैं कोई भी चीज खाता हूँ तो मैं मान लीजिए मैं 2 रोटी खाता हूँ, कोई दूसरा पर्सन है वो 3 रोटी खाता है, कोई चौथा पर्सन है वो 5 रोटी खाता है। उसका मैदा उन 2 रोटी या 3 रोटी या 5 रोटी खाने के लिए जितने भी एंजाइम्स रिलीज करेगा वो उसके लिए नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि मैं खाना तो था मुझे 2 रोटी, लेकिन मैं किसी जगह कहीं दावत में गया और वहां पर मैंने 2 रोटी की जगह रोटी भी 4 खाई, साथ में चावल भी खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए, कुछ आइसक्रीम भी खाई, कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और चलते चलते एक डेढ़ रसगुल्ला भी हमने ऊपर से डाला। तो इतनी सारी चीजें जब हम मैदे के अंदर डाल देते हैं तो मैदे की जो हरारत होती है, मैदे की जो नॉर्मल हरारत है, जो टेम्परेचर उसका है, वो उस चीज को, इतनी सारी चीज को हजम नहीं कर पाता और नतीजा ये होता है कि मिजाज, उस मैदे का मिजाज बुरूदत में पहुंच जाता है। यही वजह है कि जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ खा लेते हैं तो खाने के बाद में आपको अगले वक्त में भूख नहीं लगती, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें अगर ज्यादा मिकदार में खा ली जाएं तो खट्टी डकारें आने लगती हैं। ये एक और अलग मसला है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जलीबी डकारें आती हैं, तो ये मैदे की हरारत को बताता है। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है, मैदे के अंदर जलन का एहसास हो रहा है, हाइपर एसिडिटी होती है, तो मैदे की हरारत की अलामत है। आप उसमें उसी हिसाब से उसका इलाज करेंगे। लेकिन जब हमने खाना ज्यादा खा लिया, उसके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलने चाहिए थे, अगर आपने उनसे ज्यादा मिकदार में खाना इस्तेमाल किया तो नतीजा ये होगा कि पूरी ग़िज़ा फासिद हो जाएगी, मैदे के अंदर सड़ जाएगी और हमें खट्टी डकारें शुरू हो जाएंगी आना। तो ये खट्टी डकारों का आना आपके लिए ये इस बात को सबूत देता है, मरीज अगर ये कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाना खाता हूँ तो मुझे खट्टी डकारें आती हैं, तो बस ये खट्टी, जैसे ही उसने खट्टी डकारों का बोला, आपके दिमाग में फौरन ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि मैदे के अंदर बुरूदत है और आपको ऐसी दवाइयां देनी है जो मैदे के अंदर हरारत पैदा कर सके। मैदे में हरारत पैदा करने के बाद ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। गलत कभी-कभी बोल मैदा, कभी कभी मैदा अपने आप में खुद ही
अगर आपने एक वक्त का खाना नहीं खाया, अगले वक्त आपने खाना नहीं खाया, या मान लीजिए आपने एक वक्त बहुत ज्यादा खाना खाया, अगले वक्त आपने खाना स्किप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हरारत खुद ब खुद वापस आ जाती है मैदे की। तो ये मैं बताना यहाँ ये चाह रहा था आपको कि जब हम कोई भी ग़िज़ा मुस्तकिल तौर पर इस तरह से खाते रहते हैं, तो मैदे का मिजाज बारिद हो जाता है। इससे बनने वाली खिल, जो कैल्यूस बनना है, जो कैमूस होगा, वो भी बुरूदत वाला होगा, और जिगर में जाएगा तो वहाँ भी बुरूदत का गलबा होगा, और जिगर से बनने वाली जो अखलात होंगी वो गैर तबई अखलात होंगी, उससे शुद्ध बनते हैं जिगर के अंदर, और वो सुए मिजाज जिगर बारिद बनता है। ये इस तरह की स्लाइड हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं, इसलिए उनको बताने के लिए इस चीज को यहाँ बताना जरूरी था कि जो भी चीज हम खाना खा रहे हैं वो मैदे के अंदर कितना हजम हो रहा है, किस हिसाब से उसको खाया जा रहा है। अगर वो हजम ठीक से हो रहा है तो जिगर के अंदर जो अखलात, जिगर के अंदर जो अखलात बनती हैं, वो अखलात क्या नॉर्मल हैं सारी की सारी। अगर वो अखलात नॉर्मल हैं तो उससे बनने वाले जितने भी जिस्म के अंदर वर्क होता है वो सब ठीक होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको बतानी जरूरी थी। अब हम वापस सर अपनी आपने अभी हाइपर एसिडिटी में ये बोला कि उसमें ब्रूदत बढ़ जाती है मैदे में, तो आपने ना पहले हरारत का बता। गलत बोला आपने, गलत बोला, गलत सुना आपने। मैंने ये कहा है कि मैदे के अंदर अगर हाइपर एसिडिटी हो जाए, मैदे के अंदर अगर जलन का एहसास हो, तो वो मैदे की हरारत की अलामत है, बुरूदत की नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाइपर एसिडिटी अगर किसी को है तो वो मैदे की हरारत की अलामत है। और अगर मैदे के अंदर खट्टापन का एहसास है, कोई मरीज ये कंप्लेन करता है कि साहब मुझे खट्टी डकारें आती हैं, तो ये मैदे की बुरूदत की अलामत है। आप वहाँ पर गर्म टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, गर्म जवारिशात का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मैदे के अंदर बुरूदत है तो आप नमकियात का इस्तेमाल करेंगे। नमक जितनी भी टैबलेट्स या कुर्स हमारी ऐसी हैं जिनके अंदर नमक होता है, जैसे हब्बे कबीर नौशादरी है, कुर्स हल्तीत है, इस तरह की जितने भी नमकियात वाली, या हमारे हॉस्पिटल की सप्लाई में सफ़ूफ़े जदीद आता है, जो इतने जिसमें भी नमकियात वाली सप्लाई या दवाइयाँ मौजूद होती हैं, वो हम मैदे की बुरूदत में ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुरूदत के साथ कई बार रतूबत भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर हम इस तरह की गर्म दवाओं का और नमकियात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी के मैदे के अंदर हरारत है, या जितने भी लोग हाइपर एसिडिटी की शिकायत करते हैं, तो पहली फुर्सत में हम उस हाइपर एसिडिटी को, जिगर को मैदे की हरारत मानते हुए उसका इलाज करें, और उसके बाद में आगे का इलाज करें। वजह उसकी ये है कि कई बार हम इलाज तो करना चाहते हैं लिवर का, लेकिन जब मैदे के अंदर हरारत पहले ही ज़्यादा होती है, तो कोई भी दवा आप देते हैं मैदे में जाती है, और हाइपर एसिडिटी और ज़्यादा हो जाती है मरीज को। इसलिए मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इससे जलन हो रही है, और हम, या बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है। अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है। गर्मी का मतलब यही है कि उनके अंदर, मैदे के अंदर जलन का एहसास ज़्यादा होता है। इस चीज को हमने अभी आगे के स्लाइड में भी आएगा कि ऐसे लोग जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत करते हैं, उनको लहसुन, प्याज और मिर्च मसाले वाले आइटम कम खिलाने की हिदायत करते हैं, ताकि आप अपनी दवा का असर पूरी तरह से उनके अंदर देख सकें। अदरवाइज ऐसा होगा कि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, क्योंकि सुए मिजाज बारिद की वजह से हो रही हैं, इसलिए जो भी दवा आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिजाजन हार होगी, चाहे वो दर्जा 1 में हो, 2 में हो, या 3 में हो। तो चूंकि मिजाज उनका हार है, और मैदे का मिजाज भी हार होता है, इसलिए दोनों के इस्तेमाल की वजह से मैदे के अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसलिए वहां पर हम उसकी डाइट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ताकि हाइपर एसिडिटी या हरारत कम हो सके। तो ये थी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं हमारे सामने, फैटी लिवर है, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, ये जितने भी हैं।
टाइप का एक ऑयल है, पाम ऑयल से ये बनता है, सोयाबीन ऑयल, और बहुत ही सस्ता है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ का डेंजर पैदा करने वाला कोई भी ऑयल आज की तारीख में मार्केट में है तो वो है सोयाबीन ऑयल। तो ऐसे लोग जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का या फैटी लीवर, हाइपरलिपिडीमिया, जितने भी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, अगर वो इसमें किसी का भी शिकार है तो पहली फुर्सत में आप उसका ऑयल चेंज कर दीजिए, नहीं तो आपकी दवाइयाँ भी काम करती रहेंगी, ऑयल अपनी जगह काम करता रहेगा और आपकी दवाइयों का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सबब वहाँ मौजूद होगा जो लिवर को अपना नॉर्मल काम करने में कोई ना कोई रुकावट पैदा कर रहा है। उसमें ऑयल सबसे नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर अल्कोहल है। अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको जब तक आप अल्कोहल का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तब तक लाइफ स्टाइल को आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़िक्र होंगी वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये इतने सारे ज़िक्र वो लाइफ स्टाइल हैं, अगर आप इसमें से किसी एक पर भी काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी उसी में पहचान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने किसी हाइपोथायरायडिज़्म के पेशेंट को डील किया, उसको आपने ट्रीट कर दिया और वो ठीक हो गया, और लगभग 80% मरीज हाइपोथायरायडिज्म के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दवाओं के इस्तेमाल से, सिर्फ और सिर्फ यूनानी दवाओं के इस्तेमाल से। मैंने अभी एक दिल्ली के डॉक्टर साहब थे, मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं। उनका TSH लेवल 7 पॉइंट समथिंग था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये मैंने दिखाया ये, और उसमें मैं एलोपैथिक दवाइयाँ उन्होंने एडवाइस की हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी एलोपैथिक दवाइयाँ मत लीजिए, हम आपको 1 महीने का एक कोर्स देते हैं, यूनानी दवा इस्तेमाल करिए आप, तो आपको यकीन नहीं होगा जो 7.5 पर TSH था वो TSH लेवल फौरन घटकर 2.3 पे आ गया। तो ये इतना तेजी से ट्रेमेंडस चेंजेस आती हैं लिवर के अंदर भी और हमारे ये हाइपोथायरायडिज्म के अंदर भी। तो हमें ये डरने की या मतलब एहसास कमतरी में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और अपने ऑब्जर्वेशंस कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चल रहा है वो सब देखने पड़ेंगे। तो ये हाइपोथायरायडिज्म भी ईज़िली ट्रीटेबल है, आप आराम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर थे, ये सब के सब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि सोए मिजाज, जिगर, बारिद की वजह से होते हैं। अगर ये सोए मिजाज सिर्फ मकामी तौर से है, मतलब ये एक सोए मिजाज दो तरह के होते हैं। एक सोए मिजाज जो बारिद हुआ या हार हुआ, तो सोए मिजाज मुस्तहकम होता है, एक गैर मुस्तहकम होता है। मुस्तहकम का मतलब ये है कि बहुत लंबे टाइम से चला जा रहा है वो, और वो अभी तक रिवर्स नहीं कर सकते आप उसको। एक मुस्तहकम है, उसकी सेल्स ने, उस उज़ु ने उस मिजाज को मुस्तकिल तौर से अपना मिजाज बना लिया है, तो वो मुस्तहकम कहलाता है। और एक होता है गैर मुस्तहकम। तो ये हो गया सोए मिजाज। एक दूसरी तकसीम हमारे पास ये है कि सोए मिजाज सादा और सोए मिजाज बारिद। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने से गले में आपको इरिटेशन होता है, और कोई भी ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ खाई आपने, गले में थोड़ा-सा इरिटेशन हुआ, तो अब आप ये समझिए कि वो सोए मिजाज सादा है। सादा इसलिए है कि अब अभी कोई हेल्थ के अंदर तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ मकामी तौर से उसका मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अगर वो सबब वहाँ कंटिन्यूसली और अगले 2-3 दिन 4 दिन तक मौजूद रहा, तो यही सोए मिजाज जो अभी ये अब जो सोए मिजाज सादा हुआ था, यही मादी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक यूनानी का पूरा एक उसूल है, उसको बारे में आप तो बेहतर जानते होंगे। एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसमें हम और ज़्यादा अच्छे से उसको समझेंगे। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि अगर कोई इंसान खाने में या असबाब सित्ता ज़रूरिया में कोई भी बेइतदाली उसमें होती है, तो सबसे पहले अगर लिवर में चेंजेस आती हैं तो वो फैटी लिवर की शक्ल में आती हैं। आप उसकी सोनोग्राफी कराएंगे तो फैटी लिवर उसके अंदर आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। उसमें ग्रेड भी लिखा होगा, ग्रेड 1, 2, 3 ऐसे करके। उसके बाद में अगर फैटी लिवर रिवर्स नहीं हुआ, आपने उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं की, तो यही फैटी लिवर आगे जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा वो करेगा हाइपरलिपिडीमिया। उसका लिपिड लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी लिवर की ही वजह से हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि उसका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है, या लिपिड या कुछ ऑयल या ऑयली चीज़ें खाने से हो रहा है। आप यकीन मानिए, अगर कोई इंसान तेल बिल्कुल ना खाए तो भी उसको हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। अगर इंसान बिल्कुल बिना तेल की सब्जी रोटी खाने लगे तो
उसको भी हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। वजह उसकी ये कि लिवर का अपना एक फंक्शन है जो वो लिपिड की फॉर्मेशन करता है, वो लिवर का अपना काम है। अगर उसने लिवर लिपिड का फॉर्मेशन नहीं किया तो बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं बनने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे हार्मोन जो है वो हमारे लिपिड से बनते हैं, जो लिवर में लिपिड बनती है। तो अगर आप बाहर बिल्कुल घास फूस भी खा रहे होंगे, आप बिल्कुल मत खाइए तेल, घास फूस खाइए तो भी बॉडी के अंदर फैट बनेगा, तो भी लिपिड बॉडी के अंदर बनेगा। ये तो लिवर का फंक्शन है। इसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, करोड़ों बिलियन डॉलर का इस पर जो कंपनीज हैं उन्होंने इस पर बिजनेस किया, सिर्फ इस पे डॉक्टर्स के साथ मिलके, कि अगर पहले जो लिपिड की जो वो थी नॉर्मल रेंज वो 150 थी, आहिस्ता से बढ़ा के 150 से उसको 200 पे कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, 150 से लेके 200 के बीच में कितने करोड़ों लोग हाइपरलिपिडीमिया में आ गए और लोगों ने करोड़ों रुपए की दवाइयां बेच डाली, करोड़ों डॉलर्स की दवाइयां बेच डाली सिर्फ लिपिड के लिए। आज भी पब्लिक जो है या डॉक्टर लिपिड के लिए जो भी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको यूनानी से रिप्लेस करेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अगली चेंजेस क्या आती हैं उसके अंदर, कि ओबेसिटी हो जाती है। अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगेगा। तो ये जितनी भी सुए मिजाज जिगर वाली जो अलामात हैं, इससे बनने वाली जो खिल्त जिस जगह वर्क करेगी उसी जगह की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, अगर किसी सुए मिजाज बारिद हुआ, उसका असर अगर थायराइड पे पड़ गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, उसका असर अगर पैनक्रियास पे पड़ा तो डायबिटीज हो जाएगी, उसका असर अगर यूट्रस पे या उस पे पड़ा, ओवरी पे पड़ा तो पीसीओडी हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पड़ा, बॉडी के अंदर रतूबत बढ़ गई तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, इसका असर अगर दिमाग पे पड़ा और वहां पर रतूबत बढ़ गई तो नाक बंद हो जाएगी। देखिए, दिमाग में अगर रतूबात बढ़ेंगी तो बंद नाक हो जाएगी। इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब भी दिमाग में रतूबात ज्यादा होती है तो नोज ब्लॉकिंग उसकी एक अलामत होती है, या ज्यादा छींके आना उसकी एक अलामत होती है। जिनके दिमाग में बरूदत या रतूबत ज्यादा होती है, उनकी नाक ज्यादा ब्लॉक होती है, उनको छींकें ज्यादा आती हैं। अगर इसका असर यूट्रस पे पड़ा तो बल्कि यूट्रस, आप हर सोनोग्राफी उठा के देखिए लेडीज की, सब में बल्कि यूट्रस आपको देखने को मिल जाएगा। और हाइपोमेनोरिया या इस तरह के जो अलामात हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस बात पे देनी है, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि जिस तरह एलोपैथिक इलाज के अंदर आप क्या करते हैं, अगर कोई भी मरीज आया फैटी लिवर है तो एक दवा उसकी बढ़ेगी, ओबेसिटी है तो एक दवा उसकी बढ़ जाएगी, थायराइड है तो एक टैबलेट थायरोसिन बढ़ जाएगी, डायबिटीज है तो एक दवा उसकी बढ़ेगी, पीसीओडी है तो एक हार्मोन उसके लिए जुड़ जाएगा, हाइपरटेंशन है तो एक दवा उसके लिए बढ़ जाएगी, नाक बंद है तो या स्नीजिंग हो रही है तो एक एंटी हिस्टामिन उसके लिए बढ़ जाएगी। या इसी तरह से बल्कि यूट्रस हाइपरमेनोरिया में आप हार्मोनल जितनी भी प्रिपरेशंस है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप यूनानी का नजरिया यहाँ उठाकर देखें तो सिंपली आपको इस जगह पे काम करना है, सोए मिजाज जिगर बारिद को आपको ठीक करना है। ये आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक फैटी लिवर से जो पहली चेंजेस हुई थी, यहाँ ये ठीक होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आहिस्ता 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 नॉर्मल पे आती चली जाएंगी। ये डिपेंड करेगा कि किस अज़ू के अंदर कितना ज्यादा मिजाज में तब्दीली आ गई है, उस मिजाज की तब्दीली उतनी ही देर से जाएगी। जितना जल्दी हम उसको पकड़ेंगे उतना जल्दी से रिवर्स हो जाएगा, जितना लेट होता चला जाएगा उतना ही देरी से रिवर्सल होगा उसका। तो यहाँ सिर्फ आपको इस एक जगह पे काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप इन तमाम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। हाँ, अगर जिस उज़ू के अंदर ज्यादा मिकदार में कोई फसाद हुआ है तो उसके लिए हम अलग से कोई दवा ऐड कर सकते हैं जिगर की इस्लाह के साथ साथ। तो ये थे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हमने ये बताने की कोशिश की कि इसमें सुए मिजाज जिगर बारिद हुआ। अभी बारिद के साथ रतूबत भी हो सकती है, बारिद रतब भी हो सकता है, या बरूदत भी हो सकती है, रतूबत भी इसमें पाई जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यूनानी का नजरिया है। ये आपको पता ही है कि कोई भी हम ठंडी हवा, ग़िज़ा या मशरूब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या असबाब सित्ता ज़रूरिया से ज्यादा हम बाहर निकल जाते हैं तो सूए मिजाज बारिद सादा होता है। अगर आपने इसको यहाँ रिवर्स नहीं किया तो यही सूए मिजाज बारिद सादा मादी में कन्वर्ट हो जाता है। एक यूनानी का जो उसका सूए मिजाज का कंसेप्ट है, ये आपको जहन में होना चाहिए।
बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा-सा मॉडर्न की फ़ील्ड में लेकर जाएँ तो यूनानी नज़रिया ये है कि जब हम ठंडी हवा, ठंडी ग़िज़ा कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी गले की, आपने गले कोई भी चीज़ ठंडी या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक कोई भी खट्टा ठंडा खाया, उससे गले के अंदर एक इरिटेशन हुआ, उससे गले में थोड़ा-सा दर्द का एहसास हुआ, थोड़ी खिसकिश होना शुरू हुई, तो ये अभी सादा में था। आप यहीं अगर इसको उल्टा कर देंगे, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, गर्म पानी से गरारा कर लीजिए, तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा और आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर यही सिचुएशन आगे चलती रही कि वही ठंडी हवा, ठंडे खाने, मशरूब दवाएँ इस्तेमाल होती रहीं, तो यही बारिश सादा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि साहब इन्फेक्शन हो गया, और जब इन्फेक्शन होता है, वहाँ फ़ीवर वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, तब हम उसको सूए मिज़ाज मादी कहते हैं। तो सूए मिज़ाज बारिद सादा यहाँ था, सूए मिज़ाज बारिद मादी यहाँ है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर बारिद सादा है, आप यहीं से कोई भी थेरेपी करिए, उसको रिवर्स कर लीजिए, और अगर वो रिवर्सल में नहीं गया तो अब वो मादी में कन्वर्ट होगा। अब आपको उस मादे के हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। ये यूनानी का एक नज़रिया है किस तरह से बीमारी पैदा होती है। देखिए, अब हम एक इस स्लाइड पे आते हैं। इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी, कल भी काफ़ी लंबे टाइम तक हमने इस पर डिस्कशन किया था। इसको फिर से जो लोग नए हैं वो एक बार देख लें कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाने का जो भी खाना है वो मैदे में जाता है, मैदे के बाद वो हज़म होने के बाद वो ग़िज़ा जिगर में जाती है और वहाँ अख़लात बनते हैं, उसके बाद जिस्म के तमाम हिस्सों में वो फैल जाते हैं। यहाँ क्योंकि हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर, देखकर आप ज़रा गौर करिए कि इन तमाम चीज़ों पर अगर हमने ठीक से अमल किया या एतदाल के साथ में काम किया, तो हमारी सेहत बरकरार रहेगी। और इसमें अगर गैर लाएतदाली हुई या पूरी तरह से एतदाल से आपने यहाँ पे काम नहीं किया, तो इसकी वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो सकते हैं। वो अमराज क्या-क्या हो सकते हैं, उसकी डिटेल अभी आगे आएगी। इस स्लाइड में फ़िलहाल आप इसको देखने की कोशिश करिए कि ग़िज़ा के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको रोज़मर्रा की जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन सबको दिखाना होगा, उन सबको बताना होगा। इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले देखिए, अगर हमने ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल किया, तो उससे मैदे के अंदर बुरूदत पैदा होगी और मैदे से वो बुरूदत का असर जिगर पे भी जाएगा और जिगर सूए मिज़ाज बारिद में पहुँच जाएगा। इसको आप बिल्कुल इस तरह से समझिए, अगर लंबे टाइम तक ये सीन चलता रहा, आपने वही चीज़ें ग़िज़ाएँ खाई, मैदे के अंदर गईं, बुरूदत में गया मैदा और जिगर भी बुरूदत में चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूअसली साइकिल चल रही है, और जब मिज़ाज सूए मिज़ाज जिगर आहिस्ता-आहिस्ता मुस्तहकम पर चला जाता है, तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। हालाँकि हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कई बार वक़्त ज़्यादा लंबा लगता है। तो अगर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, तो भी मैदे के अंदर बुरूदत होगी। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे ग़िज़ा की जो मिक़दार है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत अहम पॉइंट है, जिसको हम लोग या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते कि ग़िज़ा जितनी खानी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा मिक़दार में खाई गई, तो उससे मैदे के अंदर बुरूदत पैदा हो जाती है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी आपको कि मैं 2 रोटी, मेरा मैदा जो है वो 2 रोटी के लिए बना है, 2 रोटी वो आराम से हज़म कर सकता है, लेकिन मैंने 2 की जगह 6 रोटी का इस्तेमाल किया, या मुझे 250 ग्राम बिरयान मुझे मेरा मैदा हज़म कर सकता है, और मैंने तकरीबन 1.5 किलो बिरयान खा गया, साथ में कुछ और भी डाल लिया, कुछ फ्राई भी डाला, ऐसी बहुत सारी कई चीज़ें हमने एक साथ खा ली। मिक़दार अगर खाने की ज़्यादा हो गई, तो मैदे के अंदर बुरूदत होना लाज़मी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही दिन ऐसा हो। अगर एक दिन ऐसा हुआ, 1-2 दिन ऐसा हुआ, तो जिस्म जो है या क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन हमारी उसको इस्लाह करती रहती है। लेकिन अगर यही रवैया रोज़ चलता रहा कि आप रोज़ भर-भर के खाना खा रहे हैं, पेट इतना भर लेते हैं कि आपसे उठा नहीं जाता, या मरीज़ इतना ज़्यादा खाना खा लेता है कि साहब उसको लेटना ही पड़ता है, फिर थोड़ी देर चल भी नहीं पाता वो,
इतना ज़्यादा खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे मैदे के अंदर बुरूदत पैदा होती है। इसको अगर हम मॉडर्न के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें तो भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझिए इसको, अगर हमने खाने की मिकदार ज़्यादा खाई तो क्या होगा, ज़्यादा मिकदार का खाना जब हम खाएंगे वो हजम होगा, कार्बोहाइड्रेट उसका बनेगा। कार्बोहाइड्रेट जब बनने के बाद में जिगर में पहुंचेगा, वहां से जब वो ब्लड के अंदर पहुंचेगा, ये मॉडर्न की बात मैं बता रहा हूँ, जो हम उसकी फिजियोलॉजी की बात बता रहा हूँ। तो फिजियोलॉजी में होगा क्या कि ब्लड का शुगर लेवल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड की शुगर को कंट्रोल करना। उसको वो सबसे पहले देखेगा कि नहीं साहब, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। अब वो पहला काम क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करेगा, और अगर वो स्टोरेज भी फुल हो गया तो क्या करेगा, अब उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो नतीजा ये होता है कि फैट जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। और यूनानी का नजरिया ये कहता है कि जिस्म के अंदर अगर फैट कंटेंट ज्यादा हो तो वो रतूबत की अलामत है। इसलिए जो भी चीज ग़िज़ा ज्यादा खाई गई जिस्म के अंदर और इंसुलिन के जरिए से वो कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हो गई, तो भी वो जिस्म के अंदर बुरूदत ही मानी जाएगी, क्योंकि चर्बी का गलबा जिस्म के अंदर गलबा बलगम या गलबा बुरूदत माना जाता है। इसलिए ये फिजियोलॉजी का भी एक नजरिया मैंने आपको बताया, किस तरह से जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बुरूदत बढ़ती चली जाती है अगर आपने खाने का इस्तेमाल ज्यादा किया। यही वजह है कि ऐसे लोग जो खाने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और उनको आहिस्ता 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 इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती चली जाती है, और वो शुगर का भी, ब्लड शुगर का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रोजाना ज्यादा मकदार में इंसुलिन रिलीज हो रहा है। वो किस लिए, ताकि जो चीज खाई जा रही है उसको ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। इसलिए वहां पर ऐसे लोगों को ज्यादा शुगर या ब्लड शुगर वाले मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ अग़ज़िया का एक साथ इस्तेमाल, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस इसमें शामिल किया है। हालांकि किताबों में ये चीजें मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी उससे जो चीज मुझे निकल के आई, उससे जो मैंने कुछ अपने आप उस पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मैंने उसको देखा, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। हालांकि ये तमाम चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। उसको किस तरह से हम कोरिलेट करेंगे अपनी फिजियोलॉजी से, अपनी एनाटॉमी से, उसको भी मैं साथ साथ आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अग़ज़िया का एक साथ इस्तेमाल, देखिए जैसे आपने अपने दस्तरखान है, आपके दस्तरखान पर एक से ज्यादा, यूनानी का कंसेप्ट ये है कि आप एक से ज्यादा खानों का इस्तेमाल एक साथ ना करें। मिसाल के तौर पर आपको अगर रोटी दाल से खानी है तो आप दाल रोटी खाइए और जाइए। ऐसा नहीं हो कि आपके दस्तरखान पर चिकन भी रखा है, मटन भी है, साथ में कोई अंडा भी है, कोई ऑमलेट भी है, कोई फ्राई आइटम भी है, कुछ सलाद भी रखी है, दाल भी है, पनीर भी है। मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ एक साथ इस्तेमाल न की जाएँ। अगर ऐसा किया जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ एक साथ इस्तेमाल की जाएंगी, वो तमाम ग़िज़ाएँ जाएंगी तो मैदे के अंदर ही, और मैदा पूरी तरह से उन तमाम ग़िज़ाओं को, क्योंकि अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं, उनको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है, उनको हजम करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है। तो मैदे के अंदर जब तक एक पर्टिकुलर पीएच नहीं बनेगी या पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं बनेगा, तब तक कोई भी जो हजम होने वाली चीज है, कोई भी चीज हजम नहीं हो पाएगी। इसलिए मैदे के अंदर जो भी पर्टिकुलर हजम हो रहा है, उस हजम के लिए उन चीजों का होना जरूरी है। तो वहां पर टेम्परेचर और पीएच, इन दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यूनानी का कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक चीज, एक खाना में एक साथ में एक जगह पे एक ही चीज खाइए। दूसरी बात, अगर हम चलिए एक या दो चीज खा भी रहे हैं तो वहां पर कोशिश ये करें कि जितने भी एनिमल प्रोटीन्स हैं वो दो प्रोटीन एक साथ इस्तेमाल ना हो। मान लीजिए मछली या दूध या चिकन, मटन या कोई भी इस तरह का जो भी प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन, कम से कम वो एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का एक साथ इस्तेमाल करने से मैदे के अंदर बुरूदत पैदा होती है, मैदे की जो हरारत है वो कम हो जाती है, और उससे आहिस्ता आहिस्ता असर हमारे जिगर पर ही पड़ता है, और जिगर के अंदर फैटी लिवर चेंजेस पैदा हो जाती हैं।
इसी तरह से ऊपर आ जाइए, मैदा से बने हुए खाने, जितने भी खाने मैदा से बनते हैं ये तमाम चीजें मैदे के अंदर और जिगर के अंदर और हमारे जिस्म के अंदर बुरूदत का सबब बनती हैं। कैसे सबब बनती हैं उसको जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी मैदा से बनने वाली चीजें हैं, चाहे वो ब्रेड, बिस्किट, समोसे, कचौरी, चाउमीन, जो भी चीज मैदा से बनी हो, वो तमाम चीजें बहुत ही ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मैदे के अंदर पहुंचता है फौरन हजम हो गया, हजम होने के बाद फौरन वो डाइजेस्ट होने के बाद फौरन एब्जॉर्ब होगा, जिगर से होता हुआ सीधा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देगा। इसलिए जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम उन मरीजों को ये कहते हैं कि आप मैदा से बने हुए खानों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। फिर वही सीन चलेगा कि इंसुलिन जल्दी से निकल कर आएगा, वो इंसुलिन उस ब्लड शुगर लेवल को फैट में कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो इसलिए मैदा से बने हुए खाने भी हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसमें मौजूद ग्लूटीन सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैदे की रोटी खाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। इसलिए मरीज को आप हिदायत ये करेंगे कि मैदा से बने हुए खाने कोई चीज इस्तेमाल ना करें, और अगर अपना आटा इस्तेमाल करता है तो वो आटा भी मोटा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइबर्स मौजूद हों। खासतौर से शुगर वाले मरीजों को ये सलाह दी जाए कि आप अपने आटे के साथ में भूसी जो उसकी होती है आटे की, वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लूटीन से होने वाला नुकसान भूसी के अंदर वो इस्लाह करता है उसकी। कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं, जो चीज उसमें फायदेमंद है उस या कोई चीज नुकसान करने वाली है, उसकी इस्लाह भी वहीं मौजूद है। इसीलिए हम अपनी पूरी दवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस दवा से एक एक्टिव अल्कलॉइड निकाल लें, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें, जिस तरह से एलोपैथिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सिर्फ जहां फायदा होता है वहां नुकसान भी होते हैं उसके। लेकिन अगर आप उस पूरी दवा को, पूरी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करेंगे, तो कुदरत ने उसमें जो असर के साथ में उसका कुछ अगर साइड इफेक्ट है भी, तो उसके साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी उसकी इस्लाह उसी के अंदर रखी है। इसी तरह से गेहूं के अंदर, गेहूं का जो ग्लूटीन है उसकी इस्लाह उसी के छिलके के अंदर है। आप उसका छिलका और उसका ग्लूटीन को इस्तेमाल करवाइए, ताकि कुछ न कुछ मिकदार में ये फाइबर्स उसके साथ में ग़िज़ा के साथ पहुंचते जाएं। अगली चीज है बारिद मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल। जितनी भी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं मशरूबात की शक्ल में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो, फ्रिज का रखा हुआ पानी हो, अगर आप खाने के साथ में ऐसा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के अंदर बुरूदत लाजमी तौर पर पैदा हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता भी है कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरा गिलास भर के पानी पी जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है कि आपको अगर पानी पीना है तो 1 या 2 घूंट पी के पानी रुक जाइए। नहीं तो अगर आपने ठंडा पानी या फ्रिज का कोई भी ठंडा पानी आपने एकदम से पी लिया, तो मैदे के अंदर होगा क्या, जो उसकी पीएच थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ाएगा मैदा उसको, और जो टेम्परेचर था वो एकदम से कम हो जाएगा ठंडे पानी से। जहां हमें जरूरत हो ठंडे पानी की वहां इस्तेमाल किया जाए। अगर मैदे के अंदर हरारत है तो आप वहां पर ठंडा मशरूबा, ठंडी दवाओं का, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मैदा खुद बुरूदत में पहुंच चुका हो तो वहां पर इन ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली चीज है कि अगर आप दिन में सोते हैं, सोने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये। अगर आप दिन में सोते हैं या कोई भी पर्सन की हिस्ट्री ऐसी, अब ये दिन में मैं सोता हूँ 1 घंटा 2 घंटा, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोहर की नमाज पढ़ के सोते हैं तो सीधा असर में ही उठते हैं। तो इतना लंबा सोना दिन के अंदर वो बहुत गलत होता है। दिन में सोने से जिस्म के अंदर रतूबत की ज्यादती हो जाती है, क्योंकि सोने के दौरान हमारा तहल्लुल कम हो जाता है, सोने के दौरान जिस्मानी हरकत नहीं रहती, और हरकत न होने से हरारत कम हो जाती है, जिस्म बरूदत में पहुंच जाता है। इसलिए जो लोग ज्यादा सोते हैं वो बारिदुल मिजाज होते हैं। उनको अगर आपको हरारत में लेकर आना है तो उनसे कहिए कि दिन में बिल्कुल मत सोइए आप, तो सोना गलत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिस्मानी हरकत का कम होना। अगर
जिस्म की हरकत या फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो भी मैदा जिगर नहीं बल्कि पूरा जिस्म हमारा बरूदत में जाएगा, बहुत सारे उज़्व उसके अंदर मुतासिर हो जाते हैं। इसलिए मरीज को हिदायत ये देनी होती है कि जिस्म की हरारत को मेंटेन रखने के लिए, उसके वजन को बरकरार रखने के लिए, उसके वजन को ठीक रखने के लिए जिस्मानी हरकत जितनी भी होती हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की हो, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द एज, आप उसकी जिस्मानी हरकत को तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो 60 साल का इंसान है, आप उससे कहेंगे साहब आप सुबह सुबह उठ कर दौड़ लगाइए। एक 60 साल का इंसान दौड़ तो नहीं सकता। हाँ, अगर आप उसको ये कहेंगे कि आपकी उम्र जो है 40 साल से ज्यादा है, आप दौड़ मत लगाइए, आप बस तेज पैदल चल लीजिए। मुंह बंद करके तेज पैदल चलना काफी होता है 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और अगर उससे नीचे की एज है तो हम उसमें रनिंग बता सकते हैं, जॉगिंग बता सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो भी भागना दौड़ना चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये वहां पर ये बता देना चाहिए कि अगर आपको 10 से 20 मिनट या 25 मिनट तक कोई एक्सरसाइज करने में कोई दुश्वारी होती है, क्योंकि जो लोग शुरुआत करते हैं उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो शुरुआत कम वक्त से करें, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं टाइम को। तो जिस्मानी हरकत का बढ़ाना जरूरी होता है इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, दवाइयां उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दी और उसको ये कहा कि आप बस 20 मिनट दौड़ लगा लीजिए, तो यकीन मानिए तकरीबन 30 to 35% केस आपका सिर्फ इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का हो, चाहे वो फैटी लिवर का हो, अगर ये इस या वो बल्कि यूट्रस हो, पीसीओडी वाले केसेस हों, इन तमाम के तमाम केसेस के अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी उनकी बढ़ा दीजिए। जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिस्म के अंदर हरारत बढ़ेगी, हरारत बढ़ेगी तो इस हरारत का असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस्म पे पड़ेगा, इस हरारत का असर मैदे पर भी पड़ेगा, इस हरारत का असर जिगर पर भी पड़ेगा। तो जो बुरूदत यहाँ मैदे में और जिगर में पैदा हो रही थी, उस बुरूदत को आप अपने इस हरकत से, इस हरारत से कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हुआ कि हम फिजिकल एक्टिविटी मरीज की बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग या ऐसी यंग जनरेशन आजकल जो रात को देर से सोती है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। अगर रात को देर से सोते हैं तो जिस्म के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस पैदा हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा है छोटा, अगर वो रात को देर से सोता है या बहुत कम सोता है, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। और बच्चे देर से सोते हैं या जो लेडीज, जो औरतें देर से सोती हैं या जो लड़के देर से सोते हैं, उनके अंदर भी अगर कोई मर्द है तो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अमूमन अक्सर ऐसा होता है 2 से लेके सुबह 4 या 5 बजे के दौरान, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस वक्त हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप कहीं भी किताब में खोल के देखिए, जितने भी हार्मोनल सेक्रेशंस होते हैं वो सब के सब हमारे सोने के दौरान ही होते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो। तो फीमेल के अंदर पीसीओडी की ज्यादा के उसकी एक वजह ये भी है कि रात को देर से सोना, रात को देर से सोना ये उसकी एक खास वजह है। कि इसी तरह से मेल के अंदर जो इम्पोर्टेंसी के केसेस होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं जो रात को देर से सोते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। एक और चीज ये है कि जो लोग ज्यादा देर तक सोने की अलग बात है, लेकिन जो सोते ही ज्यादा हैं, मान लो 6 से 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी चाहिए और हम 10, 12 या 15 घंटे सो रहे होते हैं, तो इससे भी जिस्म बरूदत में चला जाता है। मैदे के अंदर भी बरूदत आएगी, जिगर में भी बरूदत आएगी और आहिस्ता आहिस्ता वेट भी बढ़ता चला जाएगा। ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जो जिगर को बरूदत में ले जाने का काम करती हैं। अब इस पूरी स्लाइड को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि खाना, कौन कौन से खाने हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, बहुत ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा कर रही हैं। इसलिए जब भी आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हो तो ये स्लाइड आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। आप शुरू यहाँ से करेंगे कि भाई साहब खाना आप कम खाएंगे, अपनी भूख से खाना कम खाएंगे, मैदा वाली चीजें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाने में ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, कई चीजें अक्सर एक साथ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप रोज दौड़ लगाएंगे, दिन में आप नहीं सोएंगे, रात को आप जल्दी सोएंगे,
और वक्त के हिसाब से सोएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस सोना है तो 10-12 घंटे सो रहे हैं। तो ये कुछ हिदायत हैं जो आप हर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वाले को बतानी है। अगर आपने ये चीजें नहीं बताई और अपनी दवाइयां शुरू कर दी तो आपकी दवाओं का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। वजह उसकी ये होगी कि मरीज खा तो रहा है कम से कम 1.5-2 किलो बिरयानी रोज की खा रहा है वो, और आप उसको एक दवा छोटी सी माजून दबिजुल वर्द या जवारिस जालिनूस आप उसको दे रहे हो 5 ग्राम। तो वो 5 ग्राम जवारिस जालिनूस आपके 1.5 किलो बिरयानी के सामने कहीं नहीं टिकेगी। इसलिए उस बिरयानी का असर जिस्म के अंदर पड़ेगा, ना कि आपकी जवारिस जालिनूस का इफेक्ट आएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी दवाइयाँ बिलकैफियत काम करती हैं और जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं वो भी बिलकैफियत काम कर रही है। तो जो ग़िज़ा 1.5 किलो बिरयानी की जो कैफ़ियत है, उसकी जो कमियत के हिसाब से जो कैफ़ियत बननी होगी वो कहीं ज़्यादा है बमुकाबला उसके कि आपने 5 ग्राम उसको या 3 ग्राम जवारिस जालिनूस या शरबत दीनार कोई इस तरह की दवा तजवीज़ की है। तो ये बहुत अहम है। इसमें कोई सवाल किसी का हो तो नोट कर लें, हम उस पर अभी डिस्कशन करेंगे। ये स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ग़िज़ा इस्तेमाल की जाएगी और जिगर में जाने के बाद गैर तबई अखलाक पैदा होते हैं और सुद्दा बनने के बाद में सुए मिजाज जिगर बारिद पैदा हो जाता है। इस चीज को मैंने थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश की है। जो उस स्लाइड में हमने सब कुछ पढ़ा इसको जरा देख लीजिए। एक इंसान इतनी बड़ी थाली लेके बैठता है और इतनी सारी चीजें एक साथ खाता है तो उसका जो मैदा है वो बुरूदत में रहेगा या हरारत में रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी चीजें एक साथ खाई जाएंगी वो भी एक ही वक्त में, तो पूरा जितनी भी हजम की जो हमारी पावर है मैदे की वो कम पड़ जाती है और नतीजा ये निकलता है कि पूरी जो ग़िज़ा है हजम नहीं हो पाती और फासिद हो जाती है और खट्टी खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर ऐसा हम लोग भी करते हैं, कहीं ब्याह शादी पार्टी में जाते हैं तो खाना जितना हम घर पे खाते हैं उससे कहीं 3 गुना खाना हम वहाँ खा जाते हैं और चलते चलते आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक तो ऊपर से डाल ही लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फिर अगले वक्त हमें खट्टी डकारें आती हैं और इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। ये कभी कभी की बात अलग है, लेकिन जो लोग रेगुलर ऐसा काम करते हैं, इस तरह से करते हैं, उनको नुकसान ज्यादा होता है। ये ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना ये उसका एक सबब बनता है। ज्यादा चावल और मीठा, ऐसे लोग जो ज्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं या मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। वजह उसकी मैंने यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी चीज ऐसी जो इजीली डाइजेस्टेबल आइटम हो, बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होकर फौरन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दे और वहां से फिर जो इंसुलिन रिलीज हो और बॉडी में फैट का इंटेक ज्यादा होता चला जाए, तो ये तमाम की तमाम चीजें जिस्म के अंदर बुरूदत पैदा करने वाली होती हैं और लिवर के अंदर भी बुरूदत पैदा करती हैं। इसकी वजह से लिवर जब एक बार बुरूदत में जाएगा तो उससे बनने वाली अखलात जो है वो बलगम ही बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वेट बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस हैं उनमें हमें ये सख्ती से हिदायत देनी पड़ती है कि आप चावल या मीठा या मैदा से बने हुए आइटम का इस्तेमाल ना करें। ये देखिए मैदा वाले आइटम, जितने भी बेकरी वाले आइटम होते हैं, ये तमाम चीजें वही हैं जो आपने जैसे ही खाई फौरन डाइजेस्ट हुई, फौरन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाया और जिस्म के अंदर रतूबत की ज्यादती हो गई, फैट कंटेंट्स ज्यादा होते चले जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि खाने का वक्त आपका मुतय्यन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी जब मर्जी आपने खाना खा लिया, सुबह 7 से 8 के बीच में आप नाश्ता कीजिए और 1 से 2 के बीच में मरीज को कहिए कि वो 1 से 2 के बीच में खाना खाए और रात को मगरिब की जब अजान हो जाती है नमाज के बाद में सूरज छुपने के फौरन बाद डिनर कर लेना चाहिए। हम खास तौर से डॉक्टर लोग जो क्लिनिक पर रहते हैं तो वो भी इस तरह का कुछ मामूल बनाएं कि अपना खाना खाने के बाद में वो क्लिनिक पर बैठें। अक्सर ऐसा होता है कि क्लिनिक से डॉक्टर उठ के आते हैं 11 बजे 12 बजे, उसके बाद खाना खाते हैं और आधा घंटे के बाद सो जाते हैं। तो ये उनका बहुत बुरी तरह से लाइफ स्टाइल गड़बड़ाया हुआ है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो दूसरों का तो इलाज करते हैं लेकिन खुद अपना लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्लानिंग ऐसे करना चाहिए कि शाम की क्लिनिक पे जाने से पहले वो खाना खा के जाएं, भले ही रात में आके कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाएं, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद आपके पास वक्त होगा नहीं और आप एक आधा 1 घंटे के बाद सो जाएंगे और उससे जिस्म भी और मैदा भी और पूरी
पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो बुरूदत में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर कंप्लेंट शुरू होती हैं कि साहब फैटी लिवर हो गया, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके बाद में हाइपरटेंशन हो गया, उसके बाद हाइपरटेंशन के बाद में फिर दिल में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया, कोई एमआई या इस तरह की कंप्लेंट सामने आने लगती हैं। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, वो है इसके अंदर रिफाइंड ऑयल। जितने भी मार्केट के अंदर रिफाइंड ऑयल आज की तारीख में अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, खासतौर से सोयाबीन ऑयल, इसको आपको इन तमाम अमराज में रिप्लेस करना है कि आप इसके अलावा वो ऑयल खाइए जिन चीज़ों में से ऑयल निकलता हो। आप मरीज को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, मरीज को आप बताइए। जैसे मैं करता हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं मरीज को बोलता हूँ कि मैं आपको 1 किलो या 1 बोरी सोयाबीन देता हूँ और 1 बोरी आपको मैं सरसों दे रहा हूँ। मैं आप सरसों में से भी आप तेल निकलवाइए और सोयाबीन में से भी तेल निकलवाइए और देखिए किस में से तेल निकलता है। तो मरीज खुद बोलता है कि नहीं साहब, सोयाबीन में से तेल निकलता नहीं है क्योंकि वो तो दाल है। आप किसी भी तरह से सोयाबीन में से उस दाल में से सोयाबीन से कहीं से भी आप वो नहीं निकाल सकते ऑयल निकाल ही नहीं सकते। इसलिए जब आप वहां से ऑयल नहीं निकाल सकते तो खा क्यों रहे हैं उसको, जब उसमें से ऑयल निकलता ही नहीं है। तो इसमें तकरीबन 100% ऑयल जो होता है वो पाम ऑयल है और वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एक और ऑयल आजकल चल रहा है बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही मतलब नाम चल रहा है उसका कि साहब वो हम तो राइस ब्रान ऑयल खा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए आप खुद ही कि जो राइस ब्रान मतलब जो राइस की जो भूसी है, उसमें जो भूसी में से आप कितना ऑयल निकाल लेंगे, किस तरह से आप वहां से ऑयल निकाल सकते हैं। तो वो भी पाम ऑयल को मिक्स करके उसके नाम से राइस ब्रान ऑयल मार्केट में है। वो बस इसलिए कि जो गरीब लोग हैं वो सोयाबीन का ऑयल के नाम से खा लेते हैं और जो अमीर लोग हैं, ज्यादा पैसे दे सकते हैं, वो राइस ब्रान के नाम से एक ब्रांड बड़ा सा वहां ज्यादा पैसे देके वो भी बस उनसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। ऑयल तकरीबन दोनों में एक ही है, जहाँ वो 70-80 का होगा तो वहाँ वो 300-400 रुपए राइस ब्रान ऑयल चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग मार्केट के अंदर लोगों ने रिफाइंड ऑयल की मार्केटिंग करते हैं। उनको उनको किसी की सेहत से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने मफाद और अपनी बिजनेस से मतलब होता है। इसी तरह से रिफाइंड शुगर जो आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, ये भी बहुत नुकसानदेह है और इसमें कोशिश ये की जाए कि इस शुगर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जितना कम हो जाए। हालांकि इससे हम बच तो नहीं सकते, हालात ऐसे हैं, हर जगह यही शुगर आपको मिलेगी। इसके अलावा आप अलग से कोई गांव देहात में शुगर या गुड़ गुड़ इस तरह की चीजें बहुत कम अवेलेबल हैं। हम कोशिश ये करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, खासतौर से मिठाइयों के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल कम किया जाए। इसी तरह से जो आज की तारीख में मार्केट में साल्ट अवेलेबल है, नमक, ये भी बहुत ही खतरनाक है। इस साल्ट के अंदर जो आयोडाइज साल्ट आजकल चल रहा है, ये आयोडीन, यही आयोडीन इस जो हमारे थायराइड के लिए जरूरी थी, थायरोक्सिन बनाने के लिए, अब वो काम उल्टा हो गया कि वही आयोडीन अब हमारे थायराइड को सप्रेस कर रही है और एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन इज कॉजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसलिए थायराइड के ऐसे मरीज जो इस साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ये साल्ट बदलवा देते हैं। उनसे कहिए आप सेंधा नमक खाइए या वो जो नमक लाहौरी आता है, नमक लाहौरी का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज ऑनियन और गार्लिक, मतलब इसमें लहसुन और प्याज है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गर्मी की शिकायत करते हैं, ऐसे लोग जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत करते हैं, उनको आपको लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कम करने की हिदायत देनी है। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल कराएंगे, जिन दवाओं के अंदर में ज़ाफ़रान होती है, जैसे जवारिस जालिनूस है, माजून दबीदुल वर्द है, या कोई भी हम लिवर की इस्लाह करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करेंगे, वो मिजाजन गर्म होंगी, ठंडी नहीं होंगी। तो गर्म मिजाज होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होने लगती है। तो आप उसको बचाव के लिए पहली फुर्सत में उनको ये सलाह देंगे कि आप अपने खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कम रखेंगे ताकि एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना आए।
इन चीज़ों को कम रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ आसानी से मैदे से होती हुई जिगर को पहुँचती रहेंगी। नहीं तो अमूमन ऐसा होगा कि वो मरीज़ दवा खाते ही फ़ौरन कहेगा डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है और नहीं खाई जा रही दवाई। वो साथ में ओमेप्राज़ोल इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा होगा साथ में, लेकिन अगर आपने खाने में मिर्च, मसाले और लहसुन, प्याज़ का इस्तेमाल उसका कम करा दिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी नहीं होती है। ये चीज़ें थी कुछ इस तरह की। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, इस पर हम बात कर चुके हैं कि हर इंसान को जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला केस है उसको आप फिजिकल एक्टिविटी बताएंगे, कम से कम 20 मिनट की वॉक, और ख़ास तौर से वो भी मुँह बंद करके उसको हिदायत करिए कि मुँह बंद करके चले। अक्सर ऐसा होता है कि 2 लोग सुबह में वॉक करने जा रहे होते हैं और वॉक करेंगे तो बातें करते रहते हैं, पूरी इधर से उधर की, उधर की दुनिया भर की बातें करेंगे, और उन बातों के दौरान उनका जो कंसंट्रेशन था, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी, उनका जो सांस लेने का जो फिजिकल तरीका होना चाहिए था, वो सब गलत हो जाता है, छूट जाता है। एक्सरसाइज का तरीका ये है कि आप मरीज को ये हिदायत करें कि आप तेज तेज पैदल चलिए, जॉगिंग करिए, भागिए, कुछ भी करिए, लेकिन मुंह बंद करके सांस नाक से लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मरीज मुंह बंद करके नाक से सांस लेता है तो नाक के जो नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है, उससे एक फील गुड सेंस महसूस होता है। इंसान को लगता है कि हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि साहब मैं तो सुबह दूध लेने जाता हूँ तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूध लेने जाता हूँ। कुछ महिलाएं कहती हैं कि साहब मैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, वो मेरे, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक्टिविटी हमारी फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। मरीज को ये हिदायत करें कि आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए घर से नियत करके जाइए कि मैं एक्सरसाइज के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरह से आप उसको हिदायत करें। नहीं तो लोग थोड़ा दूर चलते हैं, 10 मिनट 5 मिनट जाके, अब आप अंदाजा लगाइए एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उससे उसके साथ में आप उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो आप कितना तेज पैदल चल सकते हैं कि आपको पसीना आ जाए, आपका सांस फूल जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 साल या 5 साल का बच्चा आपके साथ जा रहा हो, आप इतनी तेज चल रहे हो कि आपको पसीना आ जाएगा। तो ये बिल्कुल मतलब फिजिकल एक्टिविटी के खिलाफ होगा। मतलब इससे आपके थोड़ा बहुत एनर्जी तो जरूर बर्न हो जाएगी, लेकिन उससे जो एक्सरसाइज वाला जो मकसद था, वो फौत हो जाएगा। मकसद आपका हल नहीं हो रहा। मकसद ये था कि तेज फिजिकल एक्टिविटी की जाए जिससे जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो। मेन काम है यहाँ पे हरारत का, कि हम हरारत को किस तरह से, जितनी हरारत पैदा करेंगे उतना ही हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स कम होते चले जाएंगे। और अगर आप इसको दूसरे अल्फाज में हम फिजियोलॉजी या मॉडर्न की साइड से बात करें तो उनका कहना ये होगा कि आप उसमें एनर्जी को बर्न करिए। जितना एनर्जी बर्न होगी उतना ज्यादा फैट बॉडी के अंदर कम होता चला जाएगा, और फैट कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो वहां पर हम उसमें तो चर्बी कम करने की बात कर रहे हो, लेकिन यूनानी का सोल सीधा सीधा ये है कि आप जिस्म के अंदर हरारत बढ़ाइए। हरारत कब बढ़ेगी? जब आप एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी जब करेंगे आप, एक्टिविटी करने से तो ऑटोमेटिक आपकी जो भी एनर्जी है वो बर्न होगी ही, तभी तो हरारत पैदा होगी। तो मकसद दोनों का एक ही है। दिन में सोना, रात में देर से सोना या ज्यादा सोना, इसकी बात हम डिटेल में कर चुके हैं, इसकी हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये तमाम चीजें, हम वापस उसी स्लाइड पे आ गए इतनी देर घूम घाम के, कि ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जितनी भी चीजें हमने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स देखे, चाहे वो फैटी लिवर, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी से लेके हाइपोमेनोरिया, और भी इसमें बालों का गिरना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नींद का कम आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि जो कॉमन सी थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। हालांकि इसमें एंग्जाइटी वाले केसेस, डिप्रेशन वाले केसेस भी यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा नींद नहीं आती, जिनको बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारे हिसाब से, अब उम्मीद है कि ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी कि जिगर के अंदर अगर मिजाज में बरूदत पैदा हो रही है तो ये तमाम चीजें, इस तरह की अलामात किसी भी पर्सन में आ सकती हैं। हर पर्सन का
इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का एक अलग अपना जिस्म है, उसका अलग एक मिजाज है, उसके अलग अलग अपने अपने ऑर्गन हैं। तो हर ऑर्गन हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि अगर वो उसी तरह की हो तो उसको सिर्फ फैटी लिवर ही होगा, उसके साथ साथ और कई चीजें पैदा हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर की चेंजेस आपको नजर आए, किसी किसी में डायरेक्ट हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी को सिर्फ ओबेसिटी हो सकती है, नहीं दिखेगा उसमें फैटी लिवर, हाइपरलिपिडीमिया उसमें भी हो सकता है। अगर आप सोनोग्राफी कराएं उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है, कई बार सोनोग्राफी वाली मशीन या सोनोलॉजिस्ट उसको नेग्लेक्ट कर दे, उसको ना शो करे फैटी लिवर है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये चीजें थी जो हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से इतनी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो अब हम आते हैं उसके इस्लाह की तरफ, जिगर की इस्लाह की तरफ। आपको कैसे इलाज करना है, किस तरह से दवाइयों का इंतखाब करना है। आज की तारीख में ज्यादातर केसेस हमारे पास डायबिटीज के आते हैं, और डायबिटीज वालों को फिर हमारे हाथ बंध जाते हैं कि हम इसमें कौन सी जवारिश नहीं दे सकते, कोई शरबत नहीं दे सकते, कोई माजून नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पहले से ही चीनी मौजूद है, शुगर मौजूद है, और वही शुगर हम पहले से बंद करना चाहते हैं, लेकिन जवारे की शक्ल में मजबूरन हमें इंसान को वो चीनी वो शुगर देनी पड़ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चीनी या शुगर हम मना कर रहे थे कि इस रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तमाम जवारिशात तमाम खमीरों के अंदर यही चीनी यही शुगर इस्तेमाल की जाती है, और हमारी मजबूरी है कि वो मार्केट में अवेलेबल दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हम मजबूरन इन दवाओं का, जवारिशात का, खमीरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम कोशिश ये करें कि इसका कोई भी अल्टरनेटिव हमारे पास हो, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो या किसी पाउडर की फॉर्म में हो, आजकल जैसे ग्रेन्यूल की फॉर्म में भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो इस्तेमाल किया इस तरह से काफी अच्छा रिजल्ट मैंने उसमें देखने को मिला। तो यहाँ पर जिगर की इस्लाह जब आपको करनी है, अगर आपके पास ये जवारिशात मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर जवारिश जालिनोस, दवाउल कुरकुम, माजून दबिदुल वर्द और शरबत दीनार, इनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इनके साथ साथ हम अर्के मको, अर्के कासनी, अर्के बादियान, अर्के ब्रेन जासिफ, इन अर्कियात का इस्तेमाल भी इसकी जिगर की इस्लाह के लिए इन जवारिशात या माजून के साथ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है, चाहे वो जवारिश जालिनूस हो, चाहे वो दवाउल कुरकुम हो, चाहे वो माजून दबीदुल वर्द हो, इन तीनों जवारिशात के साथ, इन तीनों दवाओं के अंदर जाफरान जुज़े खास है। अगर इसमें जाफरान नहीं हुआ तो मान लीजिए आपकी दवा की एफिकेसी बिल्कुल नहीं आएगी, और मार्केट में जाफरान के नाम से मतलब जितनी भी दवाइयां हैं उसमें जाफरान कंपटीशन की वजह से, एक दूसरी कंपनी के कंपटीशन की वजह से लोगों ने जो महंगी दवाइयां थी वो कम कर दी, और नतीजा उसका ये निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में होलसेलर्स को, डॉक्टर्स को ज़्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में 50% चाहिए, 55% चाहिए, 60% चाहिए, इस तरह से डिस्काउंट के चक्कर में दवाइयाँ कम होती चली जा रही हैं, और चीनी की मिकदार हमारे जवारिशात माजूनों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने तो अभी तक किसी कंपनी की कोई जवारिश ऐसी नहीं देखी जिसमें बहुत जवारिश जालिनोस बनी हो और उसमें कोई अच्छी मतलब उसकी खुशबू आ रही हो। तो वो मैंने कई जगह कई कंपनी की लेके भी देखी, इस्तेमाल भी करी, लेकिन उसमें जो जाफरान का जो असर था वो नजर नहीं आया। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपको कोई जवारिश जालिनोस किसी को आप लिख रहे हैं, तो आप उसमें कोशिश ये करें, उससे ये कहते हैं कि भाई 1 ग्राम जाफरान अलग से लेके पाउडर करके इस जवारिश में मिला लेना, और उसको आप आधा चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए, क्योंकि वो तो डालेंगे नहीं, आप अलग से डाल देंगे तो आपकी दवा का इफेक्ट पूरा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जहां पर हम जवारिशात या शरबत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या मरीज शुगर वाला है, तब हम क्या करेंगे, जो दूसरे ऑप्शन हमारे पास हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो या ग्रेन्यूल की फॉर्म में हो, जैसे तहलील के नाम से ग्रेन्यूल आता है, इसको आप 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। और तहलील का अर्क आता है, मार्केट में अवेलेबल है, इसको 20 ml दिन में 3 बार दे दें, तो जिगर की इस्लाह के लिए ये 2 दवाइयाँ बहुत सफिशिएंट होती हैं, बहुत कारआमद हैं। इस तहलील अर्क के अंदर जाफरान शामिल है, हमने इसको इस्तेमाल किया, इसको देखा भी, तो इसके अंदर अर्क के अंदर जाफरान की मिकदार मौजूद है, और तहलील ग्रेन्यूल के साथ में इसका इफेक्ट जिगर की इस्लाह के लिए बहुत कारआमद है। इसके इस्तेमाल से मरीज की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसमें थोड़ा सा डायूरेटिक इफेक्ट भी है,
जिगर की इस्लाह करने के लिए जो ज़रूरी अद्वियात होना चाहिए इसमें अवेलेबल है। तो चाहे तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप तहलील ग्रेन्यूल या तहलील अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिगर की इस्लाह का पहला उसूल हो गया कि आपको इस तरह से जिगर की इस्लाह करनी है गर्म जवारिशात से। यहाँ पर हम जवारिशात वो जवारिश इस्तेमाल करेंगे जिसमें मस्तगी और जो क्या नाम है गरम मसाले हैं इन दवाइयों के अंदर और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया गया हो। अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड वो देखेंगे। ये है फैटी लिवर। अगर फैटी लिवर जिसको भी है हम उसमें कुछ भी ना करें, सिर्फ जिगर की इस्लाह कर दें, फैटी लिवर 1 हो, ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो जो आपने पहले लिखा था तहलील ग्रेन्यूल जो वहाँ लिखा, चाहे वो जवारिश जालिनूस वगैरह आप वहाँ इस्तेमाल करा रहे हो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। तो अगर फैटी लिवर का कोई भी केस है सिर्फ आप 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करा दीजिए और तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चलने दीजिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि जितनी भी परहेज़ मैंने आपको पहले बताए, जो चीज़ें हमने बताई हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना है। अगर वो तमाम चीज़ें यहाँ फॉलो नहीं की गई, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, दूध या मिल्क से बने हुए चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की गई, साथ में ज़्यादा देर तक दिन में सोना और एक्सरसाइज का ना करना, कई ग़िज़ाओं का एक साथ इस्तेमाल करना, ग़िज़ाओं का ज़्यादा मिकदार में खाना, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, अगर वो चलता रहा तो आपकी जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए मरीजों को आपको इन चीज़ों की हिदायत करनी है कि ये चीज़ें आपको खानी है, ये नहीं खानी। भले ही आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लग जाए मरीज में, लेकिन कोशिश ये करें कि ये वाला काम आपका मरीज को बताएं और उसको हो जाए। तो फैटी लिवर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कोशिश की है उसको बनाने की, ताकि बहुत ईज़िली हम उसको किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकें। हालाँकि इसकी डिटेल हम एक-एक बीमारी करके अलग से बाद में लेंगे, क्योंकि कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का इसरार ये था कि कोई शॉर्टकट इस तरह का हो कि जिससे हमारे पास कोई ये मरीज़ आया और हम जल्दी से ये दवाइयाँ देकर उसको फ़िलहाल हम दवाएँ स्टार्ट कर दें उसको। हालाँकि चाहे वो फैटी लिवर हो या हाइपरलिपिडीमिया हो या थायरॉइड हो, इसकी एक बहुत ही डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है। उसमें हम एक-एक करके डिसीज़ वाइज़ जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर आपको अलग-अलग चीज़ें समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल जो कि ट्रीटमेंट का पोर्शन भी पता होना चाहिए, आना चाहिए। ये सब पढ़ने-पढ़ाने का सिलसिला तो लंबा है, चलता रहेगा। हालाँकि पिछली 2 क्लासेस में हमने उसकी सिर्फ़ कुल्लियात पर, मिज़ाज पर, अखलाक पर लेक्चर हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ इलाज को तरजीह दे रहे हैं, ताकि ये शॉर्टकट हो कि हमें ये पता लग जाए कि अगर ये वाला केस आया तो हम सिर्फ ये दवाइयाँ दे देंगे तो काम उसका हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट अगर कुछ अलामात और उसके अंदर नज़र आ रही हैं तो अब आप इसमें कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे तहलील अर्क है, तहलील ग्रेन्यूल है। आप अगर मरीज़ कोई हाइपर एसिडिटी की कंप्लेंट करता है या मरीज़ कोई फ़ीवर की कंप्लेंट करता है, इस तरह के अगर कोई और अलामात भी साथ में हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी दवा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं अभी, हाइपरलिपिडीमिया अगर किसी को है या ओबेसिटी है तो इस्लाह जिगर तो आपको करनी ही है। जितनी भी हमने बीमारियों के नाम लिखे हैं, चाहे वो हाइपरलिपिडीमिया हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, इनमें जितने भी केसेस हैं उन सब में आपको जिगर की इस्लाह तो करनी ही है। जब जिगर की इस्लाह हो जाती है तो उसके साथ साथ आप तमाम जो कंडीशंस हैं उसको ठीक कर सकते हैं। तो जिगर की इस्लाह यहाँ भी करनी है। वैसे ही तहलील ग्रेन्यूल, तहलील अर्क आपने दे दिया, चाहे तो आप जवारिस जालिनोस या अर्क मको, कासनी, ब्रंजासिस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अर्क आपको देने पड़ने हैं। अर्क मको देंगे, अर्क कासनी, अर्क ब्रंजासिस, अर्क बादियान, इतने सारे अर्क एक साथ मरीज की थैली भर जाती है और उसे लगता है पता नहीं कितनी सारी दवाइयाँ देती। तो यहाँ पर तहलील अर्क का बेनिफिट ये है कि 2 आतिशा होता है ये, और इसके अंदर तमाम अर्क एक ही जगह मौजूद हैं। सिर्फ आपको 20 ml देना है। वो जो अर्क की बोतल आएंगी आपको वहां पर 1 कप पिलाना पड़ेगा और ये आपको 20 ml पिलाना पड़ेगा। आवाज कट रही है। ओके, तो जिगर की इस्लाह के लिए जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जब बहुत सारे अर्कियात इस्तेमाल किए जाते हैं तो यहाँ तहलील अर्क में आपको सिर्फ एक ही अर्क देना है।
इसके साथ साथ अगर ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो इसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखने के लिए एक और ग्रेन्यूल मार्केट में अवेलेबल है, लाइपोजिक ग्रेन्यूल के नाम से। आप इसको 3-3 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो अगर कोई ओबेसिटी का केस है, सिंपल आप ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल कराइए और जितने परहेज या जो चीज़ें हमने शुरू में बताई थी उन पर अमल करा दीजिए। तो ओबेसिटी हो चाहे वो हाइपरलिपिडीमिया हो, दोनों चीज़ें यहीं से ठीक हो जाएंगी। एक और चीज अभी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि टाइम अपना पूरा हो गया है। इसकी तो क्लास बाकायदा अलग से ली जाएगी आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की, क्योंकि इसमें आपको TSH लेवल, T3 लेवल कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें कई बार रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिपोर्ट ही देखनी नहीं आती कि TSH बढ़ा है कि TSH कम हुआ है, तो कौन सा गया, हाइपोथायरॉयडिज्म जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जिगर की सलाह आपको यहाँ भी करनी है। जिगर की सलाह जिससे भी आप करना चाहें, क्योंकि मेरे पास ये टाइप था मटेरियल, मैंने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जिगर की सलाह करिए आप तहलील ग्रेन्यूल, तहलील अर्क से। और थायराइड के लिए आप थायरोजिक ग्रेन्यूल 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए। और साथ में जितनी भी हिदायत पहले थी वो सब जगह कॉपी पेस्ट करनी है आपको, क्योंकि उनके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर खास तौर से नमक का ध्यान रखना है कि नमक सेंधा नमक इस्तेमाल होना चाहिए। और ऐसे लोगों का सोयाबीन ऑयल कंप्लीटली बैन। इन लोगों को सोयाबीन बिल्कुल देखने के लिए भी नहीं देना, खाने तो बहुत दूर की बात है। तो इस थायरोजिक ग्रेन्यूल हम सुबह शाम दे सकते हैं। इससे 3 महीने के अंदर अंदर आपके पूरे थायराइड के फंक्शंस काफी हद तक नॉर्मल पे आ जाते हैं, वेट कम हो जाता है, खाना पीना, मोशन, ये सब चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। जो बाल गिर रहे होते हैं वो बाल गिरने कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ और मरीज को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और अलामात हों उसकी, तो आप इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तहलील ग्रेन्यूल के अंदर रेवन चीनी भी होती है। इससे मोशन बहुत क्लियर आते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार मोशन आराम से आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि हम इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करें। टाइम 10:15 हो गए हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो अब हम सवालात पर थोड़ा सा गौर कर लें। कोई क्वेरी हो किसी की जी तो सर। बताइए। जी सर, आपने जी जिक्र किया कि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, एक्सेसिव डाइट ले लेते हैं, जी। तो उससे ना मतलब सुए मिजाज बारिद हो जाता है। लेकिन सर जैसे हम पढ़ते हैं GERD के अंदर, हम बहुत ज्यादा अगर खाना खाते हैं तो उसमें तो जो GERD होने लगती है, एसिड ज्यादा बनता है। तो सर ये कैसे? हाँ हाँ, देखिए जो चीज आप इस्तेमाल, देखिए जो चीज आप जितनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, GERD जो है वो जिसमें एसिड पेप्सिन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें एसिड ज्यादा बनता है, तो एक पर्टिकुलर मिकदार में ज्यादा बनेगा वो, और उसके बाद में आहिस्ता 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 वो कम होता चला जाएगा। ये बात हम तब की कर रहे हैं जब किसी पर्सन को 1 बार या 2 बार ऐसा खाने में का मौका मिला, तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन रेगुलर ऐसे ही करता चला आ रहा हो, तो उसके अंदर मैदे के अंदर बुरुदत होती है। बुरुदत से मुराद ये नहीं कि उसका एसिड का सेक्रेशन कम हो गया। बुरुदत का मतलब ये है कि उसके जितने भी हजम करने के जो जूसेस थे, डाइजेस्टिव जूसेस, वो उस ग़िज़ा को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाते। और वो तभी होता है जब मैदा जो है अपनी मिजाज के एतबार से हरारत में पहुंच जाता है। ऐसे लोग जिनको रेगुलर तौर से, मकामी तौर से लंबे टाइम तक हाइपर एसिडिटी रहती है, और लोग लंबे टाइम तक GERD करके उसको मतलब पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, ये दवाइयां रेगुलर खाते रहते हैं। ये दवाइयां अगर हम अपनी यूनानी की नज़र में इसको कहें, ये जो सफरा को कम करने वाली दवाइयां हैं, ये एसिड को कम करने वाली दवाइयां हैं। तो जो लोग इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी मैदा बुरुदत में चला जाता है। बुरुदत में जाने का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करें कि अगर मैदा बुरुदत में गया तो उससे कंप्लेंट ये आएगी कि उसका खाना हजम नहीं हो रहा, भले ही उसके अंदर एसिडिटी या एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। क्योंकि एसिड कई बार हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है। इंसान जो एंजाइटी में है,
जो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है उसमें भी एसिड का सेक्रीशन बढ़ जाता है। तो एसिड का सेक्रीशन कई वजूहात से जो नर्वस सिस्टम से मुताल्लिक हो उसकी वजह से भी एसिड सेक्रीशन बढ़ता है। लेकिन जीईआरडी वाले जो भी केसेस होते हैं वो एक लंबे टाइम तक चलने वाले केसेस हैं। आप उनको कुछ मत करिए, अगर आपको जीईआरडी ट्रीट करना है तो कुछ भी मत करिए, आप उनकी खाने के अंदर लहसुन, प्याज और गरम मसाले ये 3 आइटम उनके कम कर दीजिए, खाने में फ्रूट्स बढ़ा दीजिए। आपको ना ओमेप्राज़ोल खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेंटाप्राज़ोल देने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी आप इसका एक्सपीरियंस करके देखें, अगर मरीज़ को आपने थोड़े फ्रूट्स खाने में बढ़ा दिए, क्योंकि फ्रूट्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, तो वो एसिडिटी जितनी भी हो रही है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल पे लेकर आएँगे। लेकिन जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार हम लहसुन, प्याज या मिर्च मसालों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो लोकल मकामी तौर से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करके वहाँ एक जलन का एहसास पैदा करते हैं, हाइपर एसिडिटी की कंडीशंस वहाँ पैदा होती हैं। तो जीईआरडी में अगर आपको यूनानी में इलाज करना है तो ये वाले जो जवारिश आंवला और तहलील अर्क 2 चीज़ें ये दे दीजिए, और उसके अलावा आप मरीज़ को लहसुन और प्याज पहली फुर्सत में कम करवा दीजिए, या ऐसी चीज़ें जो मैदा से बनी होती हैं जिसमें लहसुन, प्याज या मिर्च मसाले, समोसे, कचौरी इस टाइप की जो आइटम होते हैं, अगर आपने उसको बंद कर दिया, रोक दिया, तो जीईआरडी तो मुश्किल से आप 15 दिन में ठीक कर सकते हैं। जहाँ एक लंबे टाइम तक इंसान ये ओमेप्राज़ोल खाते हुए घूमते रहते हैं, आप उसको विदिन 15 डेज बहुत आसानी से सिर्फ डाइट को कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। उसमें दवाइयों की भी कई बार आगे जाके ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। जी सर, थैंक यू सर। ओके। सर ये आपने कहा नमक का कहा सर, तो सर सेंधा नमक ही क्यों? सेंधा नमक इसलिए कि उसके अंदर जो आयोडीन है वो एक नेचुरल फॉर्म में आयोडीन पाया जाता है, और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। आज की जो मार्केट में जितने भी नमक अवेलेबल हैं, एक बहुत पहले पुराने टाइम में एक वो चलता था, वो चल रही थी बीमारी, चली थी घेगुआ, ग्वाइटर हो जाता था, गला बहुत मोटा हो जाता था, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता था। जी सर। उस वक्त में, हाँ जी, उस वक्त में ये था कि कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर आयोडीन की डेफिशिएंसी थी। जैसे कुछ पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर जो वाटर था, वहाँ पर या जो सब्जियां नहीं मिलती थी, वहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती थी। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसकी कमी की वजह से ज़्यादा वर्क करना पड़ता था उसको, और आहिस्ता-आहिस्ता उसका साइज़ बढ़ जाता था। तो उसका नतीजा फिर ये निकाला गया, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में वो फैल गया था, उसको इस तरह से दूर करने की कोशिश की गई भाई कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बाद में गवर्नमेंट लेवल पर ये डिसीजन लिया गया कि इसको किसी ऐसी चीज में मिला दिया जाए जो इंसान खाए, उसको खाता ही रहे और उसकी डेफिशिएंसी ही ना हो। तो फिर वहां पे नमक एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान खाता है। तो नमक का आयोडीनाइजेशन शुरू हुआ, नमक में आयोडीन मिला के मार्केट में नमक आयोडीन के साथ में स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। लेकिन वो उन जगहों के लिए था जहां पर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे खाने पीने में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, हमारे साइंस ने तरक्की करी, जहाँ 1 बीघा के अंदर, एक एकड़ के अंदर बहुत कम अनाज होता था, वहाँ बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा। तो लोगों को खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मैसर हुई, केमिस्ट्री और केमिकल्स का एक बोलबाला सा बहुत ज़्यादा हुआ, और जितने भी केमिकल इस्तेमाल होने लगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, तो ज़्यादातर चीज़ों के अंदर आयोडीन का इस्तेमाल होता रहा। तो आयोडीन आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम दूध पी रहे हैं तो आयोडीन है, सब्जियां जितनी खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन है, जो हम नमक खा रहे हैं उसमें भी आयोडीन है। इतनी आयोडीन की हाई अमाउंट बॉडी के अंदर जाने लगी कि जो आयोडीन बहुत कम मिकदार में थायराइड को चाहिए था, आज वही आयोडीन उस थायराइड को सप्रेस करने का काम कर रही है और मरीज हाइपोथायराइडिज्म में जा रहा है। ये बहुत सारी स्टडीज इसके अवेलेबल हैं। आप इसको नेट पे डाल के भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे डालिए इसको और आराम से समझिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए डिटेल उसकी, कि हाई एक्सेसिव यूज ऑफ आयोडीन कैन आल्सो कॉज हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो आयोडीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी बात इसके अंदर जो नमक है, आपने देखा होगा पहले नमक को अगर आप खोल कर रख दे तो सील जाता था, वो
उसमें प्रिजर्वेटिव्स इतनी ज्यादा नहीं दे। आजकल जो उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस करके उन नमक को ऐसा बनाया जा रहा है कि आप उसको कहीं भी खोल के रख दीजिए, बरसात में रख दीजिए, इवन बहुत खोल के रख दीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल भुरभुरा होगा। उसको जब मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की तो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको इस तरह का बनाने के लिए, वो सब के सब कार्सिनोजेनिक हैं, उनसे कैंसर भी पैदा हो रहा है। तो इस तरह से जो भी खाने की चीजों के अंदर तब्दीलियां होती चली जा रही हैं, जो अच्छा दिखने में अच्छा दिखता चला जा रहा है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई नुकसान भरी चीज ऐड होती चली जा रही है। तो नमक वो इस्तेमाल करें क्योंकि वो रॉक साल्ट होता है, वो नेचुरल साल्ट है जो हमारे पहाड़ों से निकल के आता है, या समंदर से निकलने वाला नमक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक नेचुरल मिकदार में जितना आयोडीन जरूरी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा उतना आयोडीन नहीं होता, उसका इस्तेमाल करें। बाकी इन तमाम चीजों से हम बच जाएंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। सर ऑयल का आपने कहा, तो सर ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? बस सोयाबीन को छोड़ के जो भी ऑयल आपके जिसमें से भी ऑयल निकलता हो, तमाम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप सरसों का इस्तेमाल करें, तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। अगर सबसे पहले ऑलिव ऑयल, लेकिन वो कॉस्टली ज्यादा है, हर कोई नहीं खा सकता, तो तिल का तेल बहुत अच्छा माना जाता है। तिल का तेल थायराइड वालों के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इलाकों में सरसों का तेल होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिसने कभी सरसों का तेल नहीं खाया हो उसको अचानक आप सरसों दे देंगे खाने में तेल के तौर पर, तो उससे नहीं खाई जाएगी, क्योंकि उसका एक टेस्ट अलग होता है। तो एरिया वाइज भी कुछ ऑयल्स अलग अलग हैं, तो जिस इलाके में जो ऑयल मिलता हो उस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ सरसों होती है वो सरसों का इस्तेमाल करें, सनफ्लावर इस्तेमाल होता है, मूंगफली का इस्तेमाल है, बहुत सारे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली का भी कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? भी नहीं है, कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। आप हमें भी भिजवा ओके सकते हैं सर। एक जी टीन। सर, थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपने बताया जैसे कि सोयाबीन ऑयल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कराना, ये नुकसानदेह होता है। तो ये जो सोयाबीन हम वैसे सब्जियों में खाते हैं या नॉर्मली खाते हैं, क्या ये भी नुकसान देती है? नहीं नहीं नहीं, वो सब्जी में तो आप खा सकते हैं, उसको नुकसान देने वाली वो ऑयल है जो सोयाबीन के नाम से मार्केट में आ रहा है, वो तेल नुकसानदेह है, सोयाबीन नुकसानदेह नहीं है। सोयाबीन की जो दाल है, जो सोयाबीन के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सोयाबीन को तो आप बहुत आराम से खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले केसेस होते हैं, उनके अंदर हम सोयाबीन किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करने को मना करते हैं, क्योंकि ये आयोडिनाइजेशन के प्रोसेस को रोकती है और जो थायराइड के जो फंक्शन है उसको सप्रेस करती है। इसलिए सोयाबीन किसी भी शक्ल में थायराइड वाले मरीज को नहीं देनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, ये जो आपने दवाएं बताई वो कहाँ से मिलेंगी? आप कहाँ, डॉक्टर वासे साहब बोल रहे हैं? जी सर, बिहार से। जी जी जी, बिहार से बोल रहे हैं। ये तो सर, यहाँ। मैंने कई कई डॉक्टरों को भी बताया इसके बारे में, तो वो लोग चाहते हैं कि मतलब ये चीजें लें, क्योंकि आजकल वो सारी चीजें मतलब ला के जड़ी बूटियों को करना नहीं चाहते हैं कोई भी। तो हाँ, और वक्त भी नहीं मरीज है, भी वक्त। देखता है। हाँ, मरीज भी देखता है एक अच्छा लुकिंग, एक अच्छा पैकेजिंग कि मतलब दवा जो मिल रही है उसको हमको ऐसे मिले। तो यहाँ पर हम्म, कैसे अवेलेबल होगी? मैंने तो फोन भी किया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, उस पर मेल भी किया था मैंने। अच्छा, चलिए हम आपसे बात करवा दें, उनसे बोल देंगे, हम आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ भोपाल के जुड़े हुए हैं और भोपाल में जी ये सारी अवेलेबल हैं, इसलिए इन लोगों के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप चूंकि दूसरी स्टेट से हैं तो ये डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होना चाहिए था। आपके पास नंबर अगर है तो फिर से कांटेक्ट कर लें, नहीं तो जो यहाँ का MR है हम उससे बोल देंगे, वो शायद आपसे कांटेक्ट कर लेगा, जो हमारे पास आते हैं। अच्छा। जी, जी जी। ओके। शुक्रिया सर। राइट। सर अलसी का तेल कैसा रहेगा? अलसी का तेल जो रहता है। अलसी का तेल, हाँ अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना अलसी में इतना तेल नहीं निकलता कि आप उसमें खाना बना लें।
कॉस्ट भी ज़्यादा होगी उसकी और उतनी ज़्यादा मकदार में अवेलेबल नहीं होता अलसी का तेल। देखिए इस चीज़ का ध्यान में रखें, जो भी हम खाने में ऑयल इस्तेमाल कर खाने में जो भी हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वही ऑयल इस्तेमाल हो सकते हैं जो मतलब ऐसी चीज़ों से निकलते हों, जैसे सरसों है, सोयाबीन वो सरसों है या मूँगफली है। इन ऑयल्स का इस्तेमाल, क्योंकि ये तिलहन के नाम से जाने जाते हैं और तिलहन में से ही तेल निकलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिसके अंदर तेल बहुत कम मिकदार में निकलता है, तो उनसे मिकदार चूँकि कम होती है इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें खानी होती हैं, इस्तेमाल में आती हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको अगर हम कहें कि आप ज़ैतून का तेल रोज़ इस्तेमाल करिए तो शायद ना कर पाएँ। अगर साहिबे वुसअत ना हो तो बीच में कुछ दिन के बाद रुक जाएगी गाड़ी, क्योंकि कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। तो हालाँकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर अलसी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसको रोस्ट करके भी इस्तेमाल किया जाता है, भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट को कम करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब वक्त काफी हो गया, सर 10:30। सर हेलो जी जी बताइए। सर ये जो आपने डोजेस बताए हैं मेडिसिन के सर जी ये अकॉर्डिंग टू एज मतलब मॉड्यूलेशन हो सकता है इसमें? जी 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 बिल्कुल, ये एडल्ट डोज है, बड़ों की डोज है, ये एडल्ट डोज है। आप बच्चों के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा जिस जिस हिसाब से भी करना चाहें कर सकते हैं। एडल्ट डोज 3 ग्राम की है उसकी, 3 ग्राम सुबह शाम, और जब हम चम्मच भरते हैं तो तकरीबन 1 चम्मच में 3 ग्राम दवा आ जाती है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो आप उसको आधा चम्मच कर दें, और भी छोटा है तो उसको आप 1/4 चम्मच सर कर दें। जैसे एल्डरली एज के लोगों को अगर यूज करानी है तो? हाँ तो उसमें तो आप पूरा चम्मच भर के दीजिए, अच्छा ओके 1 चम्मच। हाँ 1 चम्मच सुबह शाम तो एडल्ट डोज जाएगी सर। उसके अंदर। और सर और ये जो आपने स्नीजिंग का बताया था सर इसका भी ट्रीटमेंट अगर आप थोड़ा बता देते तो। इसका ट्रीटमेंट अभी आगे आएगा, नेक्स्ट क्लास अच्छा में हम उसको लेंगे। हाँ डिटेल में आएगा वो, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताने हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम